हेलो दोस्तों, आज से अपन केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 का ये चैप्टर है केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की एक चैप्टर है जिसमें केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स है क्या, इसके बारे में अपन जानते हैं। केमिकल जैसे 11th में अपन पढ़े थे केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें रिएक्शन के बारे में पढ़े थे, Kp Kc ये सब चीज़ के बारे में डील किए थे अपन। और यहाँ अपन बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, ये एक तरह से केमिस्ट्री का पार्ट है, ये किसका केमिस्ट्री का पार्ट है। और इसमें अपन डील करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, मतलब रिएक्शन किस रेट से हो रही है, या स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है। तो ये क्या है, इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस पर केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में जानकारी, एंड फैक्टर अफेक्टिंग जैसे लाइक टेंपरेचर ले लो, कंसंट्रेशन ले लो, पार्शियल प्रेशर ले लो, एंड मैकेनिज्म बाय व्हिच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। जैसे मैंने कोई रिएक्शन दिया, अब ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो स्लो बना कि फास्ट बना कि मॉडरेट बना, इन सब चीजों के बारे में अपन जानेंगे। तो स्पॉन्टेनिटी इज प्रिडिक्टेड बाय थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा T greater than 0 तो स्पॉन्टेनियस होगा। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पढ़े थे अपन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन गिवन बाय स्पीड ऑफ रिएक्शन, यहां इस चैप्टर में जो बात करेंगे ना अपन स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, वही यहाँ पे आ गया स्पीड ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय केमिकल काइनेटिक्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन की बात करें तो दो तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। जैसे ऑन द बेसिस, जैसे मैंने बताया कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या कि ये किसके बारे में बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। जैसे पहला स्लो रिएक्शन, फास्ट, फिर उसके बाद मॉडरेट। जनरली यहाँ पर मॉडरेट रिएक्शन ही पढ़ते हैं। तो स्लो रिएक्शन क्या रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होती है, दीज आर द रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस ओवर ए लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि जो जिसमें कि टाइम ज्यादा लगता हो, जिसमें टाइम ज्यादा लगता हो उसे कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, जिस रिएक्शन को होने में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को कन्वर्ट होने में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता हो उसे अपन कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, स्लो रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, अपन देखे होंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना से देखते हैं। अब जैसे बात करें फास्ट, दूसरा क्या है फास्ट रिएक्शन, these are the reaction which take place instantaneously या तो within a very short interval of time, मतलब कि बहुत कम टाइम में रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना। जैसे एसिड बेस रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, एसिड बेस रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। तो मैंने वो एग्जांपल यहां लिख दिया है। अब तीसरा बात करते हैं मॉडरेट रिएक्शन की। अब मॉडरेट रिएक्शन अपन जनरली मॉडरेट रिएक्शन ही पढ़ते हैं। मॉडरेट रिएक्शन ना तो ज्यादा फास्ट हो ना तो ज्यादा स्लो हो, उस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, मॉडरेट रिएक्शन, which neither fast nor very slow are moderate reaction। एग्जांपल से डिकम्पोजिशन ऑफ H2, जनरली अपन किसको यूज करते हैं, मॉडरेट रिएक्शन को। अब ये तो हो गया क्लासिफिकेशन किसको, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म में बात करते हैं पहले सिंपल या तो एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन या तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। वही मैंने लिखा है these are the reaction which get completed in single step। जो सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन हो जाए उसे कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, सिंपल या तो एलिमेंट्री रिएक्शन। अब बात करते हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। ये जो रिएक्शन होती है ना, एक से ज्यादा स्टेप में होती है। मैंने कहा इट कंसिस्ट ऑफ more than one elementary reaction and then placed in more than one step and each step is elementary, मतलब कि जो जितने एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन होती है और हर एक स्टेप जो है वो कौन सी स्टेप है, एलिमेंट्री है। तो वही एलिमेंट्री रिएक्शन, उसे कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 2NO + O2 से 2NO2 बना। स्टेप 1 में क्या 2NO से N2O2, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ। स्टेप 2 में O2 + N2O2 से 2NO2 बना। ये बोथ जो है दोनों स्टेप जो है ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन, बोथ आर एलिमेंट्री रिएक्शन। नोट पर लिखिए जस्ट सीइंग बाय रिएक्शन वी कैन प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज सिंपल या तो कॉम्प्लेक्स। चलिए अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। अब रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इट में बी डिफाइंड है चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम।
डिफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जितने अमाउंट से चेंज पर यूनिट टाइम में जितना चेंज हुआ उसे अपन क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऑफ चेंज बाय टाइम। अब जैसे अब बात करते हैं रेट, अच्छा जैसे कोई रिएक्शन होती है तो जिस रेट से रिएक्टेंट, जैसे मान लो कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया, तो रिएक्टेंट से अगर यहाँ से t इक्वल टू 0 पे कुछ था, कुछ मोल लिए, अगर 100 मोल लिए, इसमें से अगर t इक्वल टू कुछ टाइम बाद उसमें से 20 मोल गया, तो अगर 20 मोल रिएक्ट हुआ तो प्रोडक्ट भी तो 20 मोल ही बना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि इससे 20 मोल गया इधर कुछ और बना हो, वो तो इस्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा तो उस पर डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से चेंज हो जाती है। तो लेकिन जिस रेट से घटता है, जैसे मैंने बोला कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करें तो द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसअपियर पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसअपियर हुआ है उसे अपन क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। जैसे रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट गया t इक्वल टू 0 पे मैंने 100 मोल लिया, प्रोडक्ट अब t इक्वल टू 0 पे तो कोई रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो उसका प्रोडक्ट क्या 0 ही होगा। t इक्वल टू 10 सेकंड के बाद कुछ मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ रिएक्टेंट से, तो रिएक्टेंट में बचा मान लीजिए 80 मोल बचा, तो प्रोडक्ट में कितना 1:1 रेशियो है, तो यहाँ 20 मोल ही बचा है ना। अब जैसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात करें, अच्छा यहाँ नेगेटिव क्यों है, क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, इसलिए मैंने क्या किया नेगेटिव लिया। 100 से कितना बन गया 80, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या माइनस में लिया। चेंज इन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही है क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो चेंज मतलब क्या फाइनल माइनस इनिशियल, तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फाइनल माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1, जो t2 कितना था 10 और t1 कितना था 0, तो यहाँ अच्छा ये जो मोल जो चेंज हुआ रिएक्टेंट का फाइनल कितना 80 हुआ और इनिशियल कितना 100 हुआ, तो चेंज 80 माइनस 100 और नेगेटिव तो पहले से था, तो कितना आ गया 20 मोल पर सेकंड, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ये मोल ये टाइम, तो मोल पर सेकंड। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो उसमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन, ये जो टर्म है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन था क्या मोल्स अपॉन वॉल्यूम की बात करते हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइनल माइनस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1, मतलब चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन क्या मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और मैंने बताया कंसंट्रेशन क्या मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ फाइनल अपॉन वॉल्यूम, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ इनिशियल अपॉन वॉल्यूम इनटू t2 अपॉन t2 माइनस t1, तो मोल्स या मीटर मोल पर सेकंड या मोल पर लीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस की। रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करें तो अच्छा रेट ऑफ डिसअपियरेंस में किसमें चेंज आया, कौन क्या डिसअपियर हुआ था रिएक्टेंट, बट रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करें तो इसमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, रिएक्टेंट कम हो रहा है तो प्रोडक्ट भी तो फॉर्म करेगा ना, तो प्रोडक्ट फॉर्म कितना किया है बोलेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट होगा, जैसे मैंने रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट लिया t इक्वल टू 0 पे 100 मोल दिया और उसमें प्रोडक्ट तो 0 था, उसमें कोई रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट में कहां से कन्वर्ट होगा, तो लेकिन t इक्वल टू 10 सेकंड पे तो मान लीजिए रिएक्टेंट से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा, तो अगर 20 मोल गया 20 चला गया बचा कितना 80, तो यहां कितना 20, तो रेट ऑफ अच्छा यहां पे नेगेटिव क्यों आया था, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है। अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है, पहले प्रोडक्ट 0 था फिर प्रोडक्ट बढ़ रही है इसलिए क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अच्छा अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो चेंज इन मोल प्रोडक्ट का पर यूनिट टाइम, चेंज इन टाइम, तो चेंज क्या फाइनल माइनस इनिशियल, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइनल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनिशियल, तो प्रेशर में समझ लेना है अपॉन t2 माइनस t1, तो 20 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0 2 मोल पर सेकंड। अब अच्छा अब कंसंट्रेशन की बात करते हैं, अगर वॉल्यूम 1 ले लिया जाए, अगर वॉल्यूम 1 ले लिया तो मोल इक्वल टू कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि मोल्स क्या होगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वो मोल्स अपॉन वॉल्यूम ही तो होता है, 1 वॉल्यूम को अगर 1 ले लिया तो मोल क्या मोल बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन में। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट की बात करें
चेंज इन मोल्स प्रोडक्ट का फाइनल अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन होता है। चेंज इन मोल्स प्रोडक्ट इनिशियल अपॉन वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, तो ये भी क्या हो जाएगा मोल पर सेकंड या तो मोल पर लीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने कि ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। अब ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। दोनों में क्या देखो, ये भी 2 मोल पर सेकंड है और ये भी 2 मोल पर सेकंड है। कहां गया ये देखो। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो अब जैसे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, देखो यहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, यहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने 1:1 रेशियो का लिया था, यहां भी 1:1 रेशियो का लिया था, लेकिन यहां 1:2 रेशियो का लिया हूं। तो अगर ये T इक्वल रिएक्टेंट से कोई 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट बना, तो T इक्वल टू 0 पे अगर 100 मोल है, T इक्वल टू 0 पे 100 मोल, यहां पे प्रोडक्ट में तो 0 होगा। अगर मान लो 10 सेकंड बाद ये 90 मोल बचा, मतलब इससे कितना 10 मोल गया। अच्छा, ये 1 से 2 बना रहा है, जब इससे 10 गया तो ये 20 बनाएगा, 20 का फॉर्मेशन होगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट की क्या बात करेंगे, रिएक्टेंट का जो रेट घटाएंगे ना, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, मतलब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी। तो इनिशियल कितना था 100, फाइनल कितना था 90, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 10 माइनस 0, 1 मोल पर सेकंड। अच्छा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो ये पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो प्रोडक्ट पहले फाइनल कितना था 20, इनिशियल कितना था 0 अपॉन 10 माइनस 0, 2 मोल पर सेकंड। अच्छा, ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात में क्या, जिस रेट से डिसअपीयर हो रहा है इक्वल टू जिस रेट से अपीयर हो रहा है प्रोडक्ट में, तो वही मैंने दोनों इक्वल किया है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, ये दोनों इक्वल क्या, 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तभी तो दोनों इक्वल हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है माइनस डेल्टा। यही से अब यही से सीखने वाली चीज है कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो आया वो डिवाइड में चला गया। तो इससे अपन जनरलाइज कर सकते हैं, इससे जनरलाइज ये कर सकते हैं, अगर कोई जनरल रिएक्शन दिया है, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया है, तो उसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन में। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन साइन हमेशा ध्यान रखना, रिएक्टेंट साइड है तो माइनस आएगा क्योंकि रिएक्टेंट घट रही है और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसलिए प्रोडक्ट में प्लस साइन रहता है। ये तो मैंने समझाया था, 1/a चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और चेंज इन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बी का कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और ये माइनस में, और ये क्या हुआ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इसलिए प्लस में ले ली। अच्छा, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन रिएक्टेंट, ना तो रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है ना तो प्रोडक्ट। मैंने क्या लिखा, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फाइबर। अच्छा, अगला ये स्टार मार्क कर लेना है। एक है रेट ऑफ रिएक्शन, थ्योरेटिकल क्वांटिटी होती है एंड इट डिपेंड करता है किस पे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिपेंड किया इस पे, इसका डिवाइड में चला गया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहां भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड में चला गया, ये डिपेंड करता है। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन की। टाइप ऑफ रिएक्शन में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, एवरेज रेट, इसमें एवरेज टाइप ऑफ रिएक्शन में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ जो मतलब कि लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, जिसको अपन किसमें कहते हैं, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन मेजर ओवर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया, तो जैसे रिएक्टेंट, अच्छा एक ग्राफ बनाया मैंने, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है तो रिएक्टेंट धीरे धीरे घट रही है। तो इनिशियली मान लिया t इक्वल टू t1 पे कुछ ना कुछ रेट थी, मान लिया t इक्वल टू t1 पर कुछ ना कुछ रेट थी, ये r1 थी, और t इक्वल टू t2 पे रेट r2 थी। और वैसे ही प्रोडक्ट, अच्छा जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, तो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो t इक्वल टू t1 पे प्रोडक्ट p1 था, t इक्वल टू t2 पे प्रोडक्ट p2 था। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, और चेंज होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो मतलब फाइनल कितना है p2, उसमें टाइम कितना था t2, इनिशियल कितना है p1, उसमें टाइम कितना है t1। तो p कंसंट्रेशन ऑफ p2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ p1 अपॉन t2 माइनस
T1। अच्छा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट की बात करें, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट तो माइनस रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब क्या कि रिएक्टेंट धीरे धीरे घटते जाती है समय के साथ, तो इसलिए नेगेटिव आता है। चेंज इन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन रिएक्शन का कंसंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट कितना R2 - R1 अपॉन T2 - T1। वैसे ही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, और ऐसे प्रोडक्ट के लिए प्लस लेंगे प्लस डेल्टा T अपॉन डेल्टा T। ये हो गया अपना क्या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब अपन बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड ओवर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करता है, किसी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे ही ग्राफ मैंने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम बनाया, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की ग्राफ है। वैसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट माइनस उसमें डेल्टा चेंज था, इसमें स्मॉल चेंज आएगा, इसलिए स्मॉल डी लेते डी इस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt, और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट हो गया। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट की बात करें d ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt। वैसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा माइनस d कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का अपॉन dt प्लस d कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt। यहां तक बात है। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कोई रिएक्शन दिया A से 2B लिया, t = 0 पे 10 atm था और t = 10 सेकंड पे 2 atm, इसमें से 10 atm में से 8 atm चला गया, 2 atm बचा। अच्छा, ये कितने का रेशियो है 1:2, 1 में से 2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें से 8 गया तो इधर कितने का फॉर्मेशन होगा 16 का, तो वही 2 atm इधर बचा तो इधर कितना 16 फॉर्मेशन हुआ होगा। तो इसमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A की बात करें तो माइनस d प्रेशर ऑफ A अपॉन dt। वैसे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B की बात करें माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, d प्रेशर ऑफ B अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां डिवाइड करते हैं दोस्तों 2 dt। तो अच्छा, PV = nRT अपन पढ़े होंगे, जैसे P A प्रेशर ऑफ A into V and PV = n moles of A into RT। वैसे ही प्रेशर ऑफ V को मैंने नीचे भेज दिया, मोल्स ऑफ A अपॉन V into RT। मोल्स अपॉन वॉल्यूम को अपन क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो वही कंसंट्रेशन किसका A का, क्योंकि A के मोल्स ले रहे हैं तो A की कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन ऑफ A into RT। तो यहां से D चेंज इन प्रेशर ऑफ A अपॉन dt = D प्रेशर A के क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A into RT अपॉन dt। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें माइनस d प्रेशर ऑफ A अपॉन dt। वैसे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका डिवाइड हुआ है d प्रेशर ऑफ B into dt। अच्छा, ये क्या है कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर टाइम की सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, या तो प्रेशर के टर्म में लोगे तो atm पर सेकंड की बात करेंगे, है ना। यूनिट के बारे में बात कर लिए। अब एक क्वेश्चन दिया मैंने, अब इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा पॉज करके 2 मिनट इस क्वेश्चन को कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, इफ इनिशियली 10 मोल ऑफ A were taken in 5 liter vessel and after 10 सेकंड 2 मोल ऑफ A were left, बच जा रहा है 2 मोल ऑफ A were left है, तो रिएक्शन दे दिया है, देन कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B एंड C। अच्छा, इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। जैसे कि A t = 0 पे A कितना दिया है देखो, t = 0 पे इनिशियली 10 मोल ऑफ A लिया गया है, 10 मोल ऑफ A। अच्छा, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा उस समय तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी 0। अब t = कितने सेकंड की बात कर रहे हैं, t = बात कर रहे हैं 10 सेकंड की, t = 10 सेकंड पे ये कितना हो जाएगा 2 मोल ऑफ A were left, मतलब 2 मोल ऑफ A बच जा रहा है। अच्छा, यहां पे देखना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करेंगे 1:2:3 का रेशियो है। अच्छा, 1 से ये 2 बना, इसमें से 8 गया तो इधर कितना बना होगा 16। अच्छा, इसमें से 8 गया तो इधर कितना बना होगा 24, 8 into 3, है ना। ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम में मैं सिखाता हूं, चीज निकलेंगे क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाया होगा। तो ये बच्चा, अच्छा ये t = 10 सेकंड
स्पेस देते हैं, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे ये बचा 2, तो ये बचा 16, ये बचा 24। अच्छा इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स तो 10 है, अब वॉल्यूम अपन कितने लिए हैं 2 लीटर का 5 लीटर भेजा है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कंसंट्रेशन कितनी आएगी 2। अब इसकी कंसंट्रेशन की बात करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन है ये फाइनल, ये t इक्वल टू t पे कोई कंसंट्रेशन है, t इक्वल टू 0 पे, तो 2 अपॉन 5, ये तो कंसंट्रेशन हुआ, इसमें कितना हुआ 16 अपॉन 5, ये 24 अपॉन 5 है ना, ये कंसंट्रेशन निकल गया आपका, ये 2 अपॉन 5 कितना हो रहा है 0.4, ये तो और 5.16 हो गया, ये सारा यहां से निकालिए, यहां से कंसंट्रेशन निकालिए। अब क्या पूछा है इन्होंने, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, जब बात करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए तो कितना होगा, चेंज इन देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात कर रहे थे, तो माइनस चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी, तो यहां लिख दो माइनस डी डेल्टा ए या डी डी ए कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, इसकी बात करें। अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ ए मतलब क्या, ए फाइनल माइनस इनिशियल माइनस टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए का फाइनल, फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल अपॉन में क्या T2 माइनस T1, तो यहाँ से वैल्यू इसका पुट कर दे, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है ए का है कितना 0.4 और इनिशियल कितना है 2, तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, डायरेक्ट लिखते 0.4 माइनस 2 अपॉन में चेंज इन टाइम, टाइम तो पहले कितना था 0, बाद में कितना 10, तो 10 माइनस 0, तो ये कितना बच गया, तो ये 0.6 अपॉन 10, ये 0.06, ऐसे निकल गया क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब बात करते हैं किसका, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो रेट ऑफ, अच्छा ये 16/5 कितना हो गया 3.2 के समथिंग, देख लो कैलकुलेटर का देख लो, 3 बार में 5 से 5 से 15 और बचा 1, 0 से 5 में 10, 3.2 आया, और इसमें कितना आ गया 4.8 के समथिंग, देख लो निकाल लो, वो 4.8 के समथिंग आया। तो अच्छा यहाँ से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी की बात करें तो माइनस होगी प्लस, यहाँ गलती मत करना, प्रोडक्ट साइड की है इसलिए प्लस होगा, तो डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन 2 dt या dt है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में 2 dt डालते हैं, अभी हम रेट ऑफ अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, dv अपॉन dt होगा, तो ठीक है dv अपॉन dt ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल कितना है 3.2, इनिशियल कितना है 0 अपॉन कितना टाइम का चेंज इन टाइम 10, तो कितना हो गया 0.03। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी की बात करें, डी ऑफ सी अपॉन डी टी, फाइनल कितना है 4.8 माइनस 0 अपॉन 10, ये हो जाएगा 0.48, देख लो दोस्तों ये याद है ना। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो कितना हो जाएगा, अब सबका लिखो, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी कितना है 0.06 है ना, और इक्वल टू होगा ये इसका 0.03 अपॉन कितना 2 है ना। अच्छा ये एक चीज देखो यहाँ पर 0.48, इसकी बात करें तो 0.48 अपॉन कितना 3 है ना, तो ये सब के सब इक्वल, कहीं गलत तो नहीं कर दी, देख लो ठीक है 0.3 आएगा ये वैसे है ना, क्योंकि यहाँ से हाँ 0.3 आएगा, 0.03 नहीं आएगा, 0.3 आएगा, 0.32 आएगा, 0.32 आएगा, तो यहाँ से करोगे और वहाँ जो आएगा 0.06, यहाँ से 0.32 और वो कितना 0. हाँ ठीक है
यहाँ पे 0.48 और यहाँ पे देख रहे हैं ये इसको सॉल्व कर याद रखो, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करो 2 और यहाँ कितना 0.2.0, ये बचा 0.4 तो 1.6 आएगा। यहाँ पे गलती है 1.6 आएगा, 1.6 आएगा तो ये आ जाएगा 0.16। तो यहाँ पर देखो दोनों को वही आएगा, यहाँ पे गलत कर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.32/2 0.448/3, तो तीनों के बराबर करोगे तीनों का इक्वल आ जाएगा। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को और कॉस करके